नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। त्योहारों का मौसम है, त्योहार मनाइए, लेकिन हर पल ये ध्यान रखिए कि कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ गया है। कोरोना वायरस कहीं भी हो सकता है, कोई भी इस वायरस का कैरियर हो सकता है, और अगर एक बार ये वायरस आपके दरवाजे तक पहुंच गया तो त्योहार कैसे मनाएंगे? सारी खुशियां गायब हो जाएंगी, परिवार परेशान हो जाएगा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और मैं ये बात आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस रफ्तार से लोगों की लापरवाही बढ़ रही है, उससे दुगनी रफ्तार से, डबल तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली अब कोरोना कैपिटल हो गई है। देश में सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली में सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटों की बात मैं आपको बताऊं, 7,700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। लोग जानते हैं कोरोना का खतरा है। लोग यह भी जानते हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोरोना और तेजी से बढ़ सकता है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। लोगों को यह भी पता है कि क्राउडेड प्लेसेस पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, बाजारों में खतरा और ज्यादा है। इसके बाद भी लोग बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और सामान के साथ साथ वायरस को मुफ्त में घर ला रहे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, हर जगह बड़े बड़े शहरों में यही हाल है। बाजारों की भीड़ ऐसी देखकर लगेगा जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। मैं आपको कई शहरों की तस्वीरें दिखा सकता हूं। तमाम शहरों में इंडिया टीवी के संवाददाता बाजारों में गए, मार्केट में गए, हर जगह एक जैसा हाल। सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें। यह दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल है। साउथ दिल्ली में रहने वालों की फेवरेट मार्केट है। फेस्टिवल के मौके पर शॉपिंग के लिए इतने लोग आए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। कोरोना का कहीं कोई डर नहीं। सरोजनी नगर की मार्केट हो, शॉप्स हो या फिर रोड साइड में लगने वाली दुकानें, ऐसा नहीं कि लोग जरूरी सामान खरीदने आए हैं। ज्यादातर लोग त्योहार की चीजें, सजावट का सामान, कपड़े, घरेलू चीजें ये खरीद रहे हैं, गिफ्ट खरीद रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतनी भीड़ में लोगों को कोरोना के डर से ज्यादा चिंता कीमतों की है। बड़े इत्मीनान से बार्गेनिंग हो रही है। अब दिवाली का मौका है, इसलिए दुकानों पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके चक्कर में भीड़ और ज्यादा है। यही हाल दिल्ली के सदर बाजार का है। दिल्ली का सदर बाजार न सिर्फ यहां के लोगों के लिए बल्कि नॉर्थ इंडिया के दूसरे राज्यों के व्यापारियों के लिए भी होलसेल मार्केट है। यही वजह है कि दिल्ली से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहां खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और चिंता की बात है कि सदर बाजार, चांदनी चौक, गांधीनगर, चावड़ी बाजार, ये थोक मार्केट हैं, होलसेल के मार्केट्स हैं। इन बाजारों से कोरोना दूसरे राज्यों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां बाहर से व्यापारी आते हैं। जो लोग बाजार में आए वो दूसरों को नसीहत देते हैं कि इस वक्त घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि वॉलंटियर्स और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी वाइफ भी यही कह रही थी कि गलत आ गए हैं। हाँ, तो प्लान है अगले चौक से हम वापसी जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की भीड़ और ज्यादा स्थिति जो है वो विस्फोटक कर होंगे? फेस्टिवल के बाद कुछ और ज्यादा आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सर कैसे होगी? मतलब समझ नहीं, इतना वो है, इतना पटरी लगी। ये भी बेचारे कमाने वाले हैं, ये भी कहाँ जाएंगे? पर कर सकते हैं कुछ, इसके लिए कुछ करा जाए। सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी गलियों में नहीं हो पाएगी, इतने कंजेस्टेड एरिया में नहीं हो पाएगी। एक दूसरे से मिलकर चल रहा है, कोई कुछ जैसा नहीं। उसका तो माल उठा के चोरा के ले गया। कोई आदमी मूर्तियां बेच रहा था, उसकी माल उठा के लेके चाय पाँच जोड़ी। बहुत ज्यादा खतरा है इस तरीके से बाजारों में। खतरा बहुत खतरा है। सिर्फ उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा बीमारी फैल रही है, फिर भी लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे। तो ये वो अपने आप ही केस बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इस बीमारी को। पूरी कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को खुद अवेयर होना चाहिए, तो पब्लिक नहीं समझ रही है। मास्क भी लोगों ने कईयों ने नहीं पहने हुए हैं सर खूब अनाउंस कर रहे हैं, नहीं मान रहे। पता है कि खतरा है, सब जानते हैं कि कोरोना हो सकता है, भीड़ लगाना ठीक नहीं है, लेकिन ये सारी बातें लोग भीड़ में खड़े होकर कह रहे हैं, सारे उपदेश दूसरों के लिए। दिल्ली की हर बड़ी मार्केट का यही हाल है। 2 गज तो छोड़िए, 2 इंच की दूरी भी नहीं है। लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं।
ये दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की सेंट्रल मार्केट है। लॉकडाउन की वजह से कई महीने तक दुकानें बंद पड़ी रहीं, इसलिए दुकानदारों ने अपना माल निकालने के लिए सामान में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। वो जानते हैं फेस्टिवल का सीजन है, वो लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। दुकानों ने डिस्काउंट देना शुरू किया तो लोग भी मार्केट में टूट पड़े। आम लोग भी कोरोना की वजह से कई दिन तक घरों में कैद थे, अब फेस्टिवल शॉपिंग के बहाने बाहर निकले हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग की टेंशन है, न मास्क पहनने की चिंता। अगर साथ में मास्क नहीं होगा तो चालान कट जाएगा, इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा तो रखा है लेकिन सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ढंग से? पहने हुए नहीं, ये आप जो आप हंस रहे हैं ये मजाक नहीं, आपको लगता है आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है? जी जी। क्यों नहीं पहन रहे ढंग से मास्क? पहने हुए थे, थोड़ा लास्टिक लूज है, इसके वजह से नीचे हो रहा लेकिन ये लापरवाही बहुत खतरनाक हो सकती है, आगे से पहनेंगे? है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मास्क ढंग से क्यों नहीं लगा रखा है? सॉरी, नहीं मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही थी। लेकिन आपको लगता है लापरवाही जो है आपके लिए ही खतरा है? हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। नहीं, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ढंग से? पहन तो रखा है। नहीं, आपकी नाक पे मास्क नहीं है, क्यों नहीं पहना हुआ? पहन तो रखा है। आप पहने ना आपने। मास्क प्रॉपर क्यों नहीं पहन रहे? नहीं हम तो पहन रहे हैं, जो नहीं पहन रहे वो नहीं पहन रहे। मैंने जैसे आपको देखा है, आपने नाक को कवर नहीं किया। मास्क आप लोग ठीक तरीके से क्यों नहीं पहन रहे हैं? मतलब बच्चे भी साथ हैं और क्योंकि मामले जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने बता ही रही थी कि मुझे आवाज नहीं समझ आ रही थी, पीछे शोर था, इसलिए हमने दोबारा। सोचिए ये हाल तब है जब पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में 6,000 से लेकर 7,000 तक कोरोना केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दिल्ली में कोरोना के 7,745 केसेस सामने आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 79 लोगों की मौत हुई है सिर्फ 24 घंटे में। जब से कोरोना फैला है तब से दिल्ली में एक दिन में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस कभी नहीं आए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार, इसका डर आम लोगों तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, कोरोना को लेकर एक दूसरे को सीख दे रहे हैं। इस लापरवाही से दिल्ली सरकार भी खासी परेशान है। लोगों को हम चालान भी कर रहे हैं, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई की जा रही है। और फिर वही वाली बात है कि लोगों को गाइड करना ज़्यादा जरूरी है। हम इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे कि भी लोगों को बताया जाए कि देखो, सबसे बड़ा जो अभी 8 महीने के एक्सपीरियंस से पता लगा है, लॉकडाउन करने के बाद भी पता लगा, लॉकडाउन से भी ज्यादा फायदा है मास्क लगाने का। कई सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और कई सारे लोगों को लगता है कि भी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बड़ा खतरनाक है कि भाई वो अगर वो सोचते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में इस वक्त कोरोना की रफ्तार पूरे देश में सबसे ज्यादा है। देश में रोज जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें हर छठा मरीज दिल्ली का है। दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना की थर्ड वेव है, लेकिन थर्ड वेव अपने आप चलकर नहीं आई, ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है। जहां तक ज्यादा टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सवाल है, ये तो पहले भी हो रहा था। अब अचानक केसेस सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है। कोरोना के प्रति डर खत्म हो गया है और यह सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ। मई के महीने में जयपुर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। रामबाग इलाका तो कोरोना का घर बन गया था। मैंने कई बार आपको रिपोर्ट दिखाई थी। 2-3 महीने में हालात धीरे धीरे ठीक हुए, कोरोना काबू में आया, लेकिन लोग बेकाबू हो गए। इस वक्त जयपुर के मार्केट का ऐसा हाल है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली में तो फिर भी गनीमत है कि भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क पहने हुए थे या कहीं लटकाए हुए थे, लेकिन जयपुर का हाल बहुत बुरा है। यहां भीड़ दिल्ली से ज्यादा है और बहुत सारे लोगों ने मास्क लगा नहीं रखे, उनके पास है भी नहीं। जयपुर के पुराने शहर इलाके की इस मार्केट में जहां तक देखे सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, नॉर्मल तरीके से चलने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। लोगों से पूछा जाए इस तरह अपनी और अपने साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं, तो जवाब ऐसे ऐसे सुनने को मिलते हैं कि हैरानी होती है। कई लोगों की बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन दिल में दर्द भी होता है। ये
ये जयपुर का पुराना शहर है और खजाने वालों का रास्ता, लेकिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, मास्क पहनने की बात होती है, 2 गज दूरी की बात होती है, लेकिन ये तमाम दावे सिर्फ कहे ही जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भीड़ आई है, ना लोग किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में किस तरीके से 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो रखी है। अब आप देखिए, मास्क है मैम आपका? नहीं, इसका आप लगाइए। मास्क क्यों नहीं लगा रही है? ये निकल गया बच्चा की वजह से। मास्क आपने क्या ऐसे क्यों लगा? सॉरी मास्क लगा के रखना चाहिए ना उसको। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे सर, सामान डर नहीं लगता आपको? दोनों हाथों में सामान है, तो सामान ज़्यादा जरूरी, जान ज़्यादा जरूरी? नहीं, जान ज़्यादा जरूरी है सर। मास्क लगाइए। बिल्कुल सर। सब कह रहे मास्क क्यों नहीं लगा? बिल्कुल सर। अब आप देखिए किस तरीके से लापरवाही है। तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही इतनी ज़्यादा है। भीड़ में बमुश्किल एक पुलिस का कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरीके से लोगों को यहाँ से भीड़ से तितर बितर करे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। जयपुर के बाद अब मुंबई की तस्वीरें दिखाता हूं। मुंबई के लोगों ने तो जून तक कोरोना का तांडव करीब से देखा, लेकिन आज जो तस्वीर आई उन्हें देखकर लगता है कि मुंबई के लोग भी कोरोना के खतरे को भूल गए हैं या भूल जाना चाहते हैं। उन्होंने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया। 1 हफ्ते पहले तक मुंबई में रोज मिलने वाले कोरोना के नए केसेस का नंबर कम हो रहा था, लेकिन अब फिर से बढ़ने लगा है। अब रोज 1000 के आसपास नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन सावधानी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। ये मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीरें हैं। मुंबई का दादर मार्केट वैसा ही है जैसा दिल्ली का सदर बाजार। पूरे महाराष्ट्र से, आसपास के राज्यों से व्यापारी दादर मार्केट में आते हैं। दिवाली के मौके पर तो दुकानदारों के अलावा आम लोग भी यहाँ खरीदारी करने पहुंचते हैं। जबरदस्त भीड़ लगी है। मार्केट पे तिल रखने की जगह नहीं। बीएमसी ने वॉलंटियर्स तैनात किए हैं, लेकिन हाल ये है कि यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप मास्क नहीं लगा के घूम रहे, आप ऐसी ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग मास्क नहीं लगा रहे। मास्क नहीं लगाया आपने? क्यों लगा के मास्क भाई क्यों लगाने का? अभी खत्म हो गए ना कोरोना। अच्छा, मास्क से मुंह का सब थूक निकलता है, इसलिए हम लोग पहनता ही नहीं है। लोगों को अगर समझाने जाते ना, वो लोग नहीं समझते, आर्गुमेंट करते। कुछ लोग ने तो हम पे हाथ भी उठाए, बहुत लोग गाली भी देके जाते हैं, बट अभी हम लोग को तो हमारा काम करना पड़ेगा ना सर। मास्क लगाना जरूरी है ना मास्क लगाना। तो आपने लगाया नहीं है? लगा रहे लेना। कोरोना बढ़ सकता है ना? बढ़ सकता है ना, कोरोना प्रदूषण है ना, बढ़ेगा कोरोना। मास्क लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी तो है। आपने लगाया नहीं अभी? नहीं, अभी बात कर रहा था ना, इसलिए नहीं निकाल दिया था। लगाना जरूरी नहीं तो अभी लगा लेता हूँ ना। मास्क लगाना जरूरी क्या? हाँ तो नहीं लगाना भाई। यहाँ पर आप देख सकते कि लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन मास्क जो है वो नहीं लगाते। मास्क लगाना जरूरी है ना, क्योंकि मार्केट में भीड़ बढ़ती है तो कोरोना भी बढ़ सकता है। हाँ लगा रहे हैं भाई, अभी उनको बात नहीं लगा। ये जरूरी है ना? हाँ जरूरी है। अरे साथ दुनिया मेरे मास्क किसी की जेब में है, मास्क किसी के हाथ में है, मास्क किसी का लटका हुआ है, लेकिन लगाएंगे नहीं। मुंबई में मास्क न पहनने पर 200 रुपए का फाइन लगता है, लेकिन जहां हजारों की भीड़ हो वहां किस किस को रोका जाए, किस किस को समझाया जाए, किस किस से फाइन वसूला जाए। इसीलिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस तो नहीं लगा सकती, लोगों को खुद अपनी चिंता अपने आप करनी होगी। देखो, हर बात हमारा गवर्नमेंट कहेगा तो ही हम सुनेंगे, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी खुद की, हर एक को लगता है किधर है कोविड, ऐसा नहीं है। बहुत ही आज के दिन भी कोविड-19 से लोग मर रहे हैं। बाजार में इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है और मास्क भी नहीं होते। अभी कार्रवाई करो, कार्रवाई करना है, कितनी करेंगे? खुद को नहीं समझता है क्या? खुद को समझना चाहिए। बात तो सही है, खुद को समझना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं। मुंबई के बाद महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है नागपुर। 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है नागपुर में। लेकिन यहाँ की तस्वीरें भी दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसी हैं,
नागपुर के सीताबर्डी, इतवारी, धर्मपेट जैसे मेन मार्केट में भीड़ को देखकर लगता है कि लोग कोरोना को भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहना। कोरोना से नागपुर में रोज मौतें हो रही हैं। कोरोना पेशेंट के लिए इंतजाम करते करते प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन लोग बेफिक्र हैं। सुबह से लेकर रात तक बाजार इसी तरह गुलजार रहते हैं। एक्सपर्ट लगातार ये कह रहे हैं कि ठंड का सीजन आते ही कोरोना वायरस और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लोगों को इस वक्त और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन लोग कितने सतर्क हैं इसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। अब तक हमने आपको मार्केट में भीड़ जितनी भी तस्वीरें दिखाई, जितनी रिपोर्ट दिखाई, उनमें एक चीज कॉमन थी। लोग भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहे हो, मास्क ना पहने हो, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि वो गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं। कई लोगों ने मास्क न पहनने के लिए या गलत तरीके से मास्क पहनने पर सॉरी भी बोला। लेकिन कोलकाता के लोग बड़े कमाल के हैं। इनकी बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मास्क न पहनने कर इन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें दी जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे मेरा घर चल रहा है, फैमिली चल रही है, यही से माल उठा के बेचते हैं सर। अगर ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? मास्क नहीं पहने, मास्क तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस कहाँ है सर? अरे आप मास्क क्यों नहीं पहने ये बताइए ना। घर में कितने लोग हैं? कोई बुजुर्ग है, बच्चा है? हाँ, यहाँ पर कोरोना है, किसी को तो मरते हुए नहीं दिया, खाली कोरोना रख दिया है। कहाँ कोरोना नहीं है? कहाँ कहाँ नहीं है, चला गया। इतना भीड़ में कोई ना कोई मर जाता कोरोना से, कोई तो मरा ही नहीं है, सब तो जिंदा है। खाली ढकोसला रखा कोरोना कोरोना। मास्क कहाँ है? मास्क उतार के पॉकेट में डाल। इतना खतरा काहे ले रहे? पहन ले रहे, पहन ले रहे। भाई आदत है या ऐसे ही? नहीं पहन ले रहे, पहनते अभी उतारो। अभी हम लोग नमाज पढ़ने के वजू पर आए ना, उतारो। इसका तो पहन लीजिए ना। बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा लोगों के पास मास्क हैं, किसी की जेब में, किसी के बैग में। लोग मास्क लगाना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं कि खतरे को नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन क्या वजह है? अभी दिवाली की शॉपिंग हो रही है, फिर 3 दिन बाद धनतेरस की होगी। उस दिन और ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि शगुन के लिए कुछ ना कुछ खरीदना है। 5 दिन बाद दिवाली है, इसके बाद छठ पूजा और फिर क्रिसमस। कहने का मतलब है कि अगले 2-3 महीने तक त्योहार ही त्योहार है। तो क्या इसी तरह से हम कोरोना को दावत देते रहेंगे? क्या इसी तरह खुद के साथ साथ दूसरों को खतरे में डालते रहेंगे? एक तरफ लोग मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार लोगों को खतरे से बचाने की कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर कई बार अपील की है, और सिर्फ अपील नहीं की है, कोरोना से बचने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। आजकल बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ में घर जाने वालों की भीड़ है। स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी है, इसलिए अब स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी जाने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले ही एंट्री दी जाती है, जिससे स्टेशन पर एक वक्त में ज्यादा भीड़ ना हो। जो लोग वक्त से पहले स्टेशन पहुंचते हैं, उनके लिए स्टेशन के बाहर टेंट लगाकर वेटिंग एरिया बनाया गया है। स्टेशन के बाहर रिजर्वेशन काउंटर और इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है। रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर है। पूरब जाने वाली सभी ट्रेनें आनंद विहार स्टेशन से चलती हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ साथ जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको ट्रेन के समय से सिर्फ 1.5 घंटा पहले अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही रेलवे की किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए या फिर तत्काल रिजर्वेशन के लिए ये नए काउंटर खोले जा रहे हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, जिन्हें काफ़ी देर पहले, दूर दराज इलाके से जाते हैं, जिन्हें काफ़ी देर पहले स्टेशन पे आ जाते हैं, उनके लिए ये वेटिंग रूम टेम्परेरी बनाया गया है। यानी कि जो लोग समय से पहले आएंगे उनको यहीं पे वेट करना होगा और यहीं पे रुकना होगा, और यहाँ पे पुलिस RPF की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा
कि जिस ट्रेन का समय होगा उस ट्रेन के समय से 1.5 घंटा पहले इन सभी लोगों को अंदर स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और अंदर स्टेशन के अंदर किसी तरीके की भीड़ ना हो सके। मैं रेलवे मंत्रालय की रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल की तारीफ करना चाहूंगा। कोरोना के दौर में वैसे भी रेलवे ने जो काम किया, जिस तेजी से, जिस एफिशिएंसी से सामान लोगों तक पहुंचाया, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया, वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये सारे उपाय, ये सारे तरीके तब तक बेकार हैं जब तक आम लोग खुद सचेत नहीं होते, जब तक आम लोग खुद नियमों का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तब तक कोरोना को रोकना मुश्किल होगा, कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी सरकार ताकत लगा ले। और चिंता की बात है कि इस वक्त खतरा डबल है, दोहरा है। एक तरफ टेम्परेचर कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए अनुकूल मौसम है, और दूसरी तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। पॉल्यूशन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, और अगर सांस लेने का सिस्टम कमजोर होगा, फेफड़े कमजोर होंगे, लंग्स कमजोर होंगे, तो कोरोना का शिकार बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी बात का डर दिल्ली वालों को सता रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है। कई इलाकों में तो पॉल्यूशन का लेवल हजार्डस, जहरीला हो गया है। आपको बता दूं कि AQI जब 50 तक होता है तो हवा सांस लेने लायक मानी जाती है, 50 तक। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, दिल्ली के कुछ इलाकों में आज AQI 500 से ज्यादा था। सोचिए हवा में कितना जहर है, कितना खतरा है। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि इसने सूरज को ढक दिया, धूप नहीं निकली। मॉर्निंग वॉक करने वालों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। घर के अंदर भी लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। मॉर्निंग वॉक्स खत्म हो गई हैं एंड साथ में कोरोना का भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ कंबाइंड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। कोरोना से तो हम लोग मास्क लगा रहे हैं सब लोग, लेकिन मेन पोल्यूशन है। पोल्यूशन अब जैसे आप इस टाइम वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह, तो ये पोल्यूशन का ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए पोल्यूशन को ज़्यादा। कोरोना को देखें और एक तरफ पोल्यूशन को देखें, तो दोनों ही लाइफ का पार्ट बन गए हैं। तो अब तो इसके साथ ही जीना है और जो भी होगा देखेंगे। अगर सभी मिल के काम करें तो पोल्यूशन के ऊपर काबू पाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपस में लड़ते रहते हैं तो क्या उसका सलूशन क्या निकालेंगे। जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्रदूषण में, जो गले में खराश, नोज में ईचिंग, ये आज और कल भी जलन थी आंखों के अंदर, तो ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। चेंज अब्रप्ट है। 3 दिन पहले इतना नहीं था फॉग, लेकिन 2 दिन से विजिबिलिटी बहुत कम हो रहा है। 200 मीटर्स के आगे क्या आ रहा है व्हीकल पता नहीं चल रहा। ये बात तो सही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और लोगों को महसूस हो रहा है, दिन भर धुंध छाई रहती है। स्मॉग को लेकर साफ लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि दिल्ली में पॉल्यूशन की असली वजह क्या है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो गई? नेताओं से पूछो तो पराली को दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगरा में पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली से ज्यादा है। यहां तो पराली नहीं जलाई जा रही, फिर आगरा में पॉल्यूशन क्यों बढ़ा? मौसम वैज्ञानिकों से पूछो तो दिल्ली में इस मौसम में हर साल पॉल्यूशन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? वो बताएंगे विंड स्पीड कम है। वो कहेंगे कि दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक बोल की तरह है, इसलिए चारों तरफ से आने वाला स्मॉग दिल्ली की तरफ आता है, और चूंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए डिस्पर्स नहीं हो पाता। ये सारे कारण मिलाकर भी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर लखनऊ में दिल्ली जैसा पॉल्यूशन क्यों है, कानपुर में क्यों है? इसका जवाब कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं दे रहा। अब एक और वजह बताई जा रही है कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है। दिवाली में पटाखे न जलाए जाएं। पिछले साल दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े गए थे,
लेकिन पॉल्यूशन का लेवल फिर भी खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था। इस साल अभी तक तो कोई पटाखे नहीं चले, लेकिन पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक है, जहरीले लेवल पर है। अब नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पहले ही दिन बैन लगा दिया था। आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने भी कह दिया कि दिल्ली और एनसीआर में किसी तरह के पटाखे, आतिशबाजी नहीं जलाई जाएगी, यानी ग्रीन पटाखे भी नहीं। एनजीटी का आदेश पूरे देश के लिए है। जिन शहरों में भी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में होगी वहां भी पटाखे फोड़ने पर पाबंदी होगी। हालांकि जहां जहां एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी में है वहां ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकेंगे, लेकिन पटाखे छोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का तय वक्त दिया जाएगा। अब ये 2 घंटे कौन से होंगे, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। पटाखों पर बैन का एनजीटी का यह आदेश आज से यानी 30 नवंबर तक लागू रहेगा। एनजीटी ने जो आदेश जारी कर दिया, लेकिन अब पटाखे के व्यापारी सरकार से पूछ रहे हैं कि वो उस माल का क्या करें जिसे सरकार से लाइसेंस लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद खरीदा था। एनजीटी के इस आदेश के बाद मैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि ये सभी पटाखे की होलसेल की दुकानें हैं जो इस वक्त बंद है, और दुकानों को बंद करने के बाद जो कारोबारी है पटाखों के, वो दुकानों के बाहर काफ़ी निराशाजनक स्थिति में बैठे हुए हैं। हमें तो बर्बाद कर दिया, इधर लाइसेंस दे दिए, उधर पटाखा भर लिया, फिर कहते बंद कर दो। अब ना पटाखा बिकेगा और ना कुछ होगा। हमने तो पटाखा वापस करने के लिए भी क्या कोई नहीं ले रहा और ना बेच सकते। अब क्या कहाँ लेके जाएं उस पटाखे को हम, आप ये बताइए कहाँ लेके जाएं। पहले तो लाइसेंस ही ना देते और 6 महीने पहले हमें मना कर देते कि लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हम नहीं लगाते। जो ब्याज है हम लोग तो मर गए। वो माल रखेंगे तो वो माल रखेंगे कहाँ, ये बताइए। माल है, दुकान नहीं खोल सकते अपनी। केजरीवाल सरकार हमसे माल ले ले, हमें 5-6% वो कम दे दे उसे, जो हमारी परचेजिंग से। हम दुकानदार तो मरे हम दुकानदार तो मरे पहले 6 महीने से कुछ नहीं था। आप बताइए क्या करें। दिल्ली में तो पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया गया है, लेकिन मुंबई में बीएमसी ने सिर्फ पटाखों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन दिवाली पर पूजा के बाद अनार और फूलझड़ी जैसे बिना आवाज के पटाखे जलाने की छूट दी है। फिर भी मुंबई के लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसलों से कुछ नहीं होता, सरकार को एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। साल का सबसे बड़ा त्यौहार है जहाँ पे बच्चे लोग अपनी खुशी मनाते, घर वाले अपनी खुशी मनाते, और बच्चे लोगों को क्या चाहिए, छोटे छोटे पटाखे। अगर उनको वो पटाखे अगर 4 दिन में हम फोड़ने नहीं देंगे तो ये हमारे लिए नहीं, मुझे लगता है बच्चों के ऊपर अन्याय किया हुआ है। एक 4 दिन का, एक 10 दिन का त्यौहार देख रहे, लेकिन सालों साल जिस चीज़ों से प्रदूषण बढ़ रहा है तो सरकार या बीएमसी उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रही, तो प्रदूषण वैसे भी कम हो जाएगा। गाड़ी क्यों चला रहे हो, गाड़ी भी बंद रखो, कार से भी तो पोल्यूशन होता है। सब अभी सबसे कोरोना बढ़ता है, अभी इतना धंधा लगता है उससे नहीं बढ़ता है ना, ये फटाखड़े क्यों बंद करने का, सब धंधा बंद करो ना, फिर कोरोना नहीं बढ़ेगा। अगर पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन होता है, हवा में जहर घुलता है, हवा सांस लेने लायक नहीं रहती, आम लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है, तो पटाखों पर रोक लगाना बिल्कुल ठीक है और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि अभी तो पटाखे नहीं चल रहे, अभी तो कोई आतिशबाजी नहीं चल रही, फिर इतना पोल्यूशन क्यों? और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन था, लेकिन तब भी दिवाली के अगले दिन पोल्यूशन लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। मेरा कहना है कि पोल्यूशन को खत्म होना चाहिए, इसके लिए सरकार को हर तरह के कदम उठाने चाहिए, लेकिन कदम उठाने से पहले, फैसला करने से पहले थोड़ी स्टडी तो होनी चाहिए, समझना तो चाहिए। कटाई का मौसम आया तो पराली जगाने पर रोक लगा दो, दिवाली आई तो पटाखों पर रोक लगा दो, होली आई तो रंगों पर रोक लगा दो। क्या इस तरह के उपायों से समस्या दूर हो सकती है? उल्टा लोगों में नाराजगी बढ़ेगी, भरोसा कम होगा, और नाराजगी जायज भी है। सोचिए उन लोगों का क्या कसूर जिन लोगों ने सरकार से पटाखे बनाने का, बेचने का लाइसेंस लिया, जिन लोगों ने लाखों रुपए दांव पर लगाकर दुकान लगाई और बिक्री शुरू होने से पहले सरकार ने पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया। इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अब इन लोगों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पिछले 6 महीने
कोरोना की वजह से बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ था। अब कोशिश की गई, लाइसेंस लिया, परमिशन ली और उसके बाद रोक लगा दी गई। इसलिए जो भी उपाय करने हैं वो सोच समझकर ठोस होने चाहिए। लेकिन कोई भी ठोस उपाय सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। सरकार या हमारे लीडर लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। बदलाव तो हम सबको करना है, आम आदमी को करना है। जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बड़े बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि देश के गरीबों की, देश के हुनरमंदों की, देश के कलाकारों की, देश के व्यापारियों की और पूरे मुल्क की मदद करनी है तो स्वदेशी अपनाइए। इस बार लोकल दिवाली बनाइए। लोकल दिवाली का मतलब है जो खरीदें, जहां से खरीदें, बस मेड इन इंडिया होना चाहिए। देश की लक्ष्मी से बाहर नहीं होना चाहिए। लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही। जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। दिवाली लोकल से मनाएं और सिर्फ दिए नहीं, वरना कुछ लोगों को धड़कता है लोकल मतलब दिया ले लो। नहीं भाई, हर चीज। दिवाली पर खरीदारी करें या धनतेरस पर, जो भी खरीदें लोकल खरीदें, देसी खरीदें, अपनों का बनाया हुआ खरीदें। ये बात है तो छोटी सी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। मोदी जी ने ठीक कहा, इसकी चर्चा करें, इस पर बात करें, अपने देश में बनी चीजों पर गौरव करें, उनकी पहचान बनाएं, उन्हें ब्रांड बनाएं। ये देश की सेवा है। ऐसे अभियान देश को बड़ा बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, हमें सिर उठाकर जीना सिखाते हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा कैसे मिले, ये तो प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन इंडिया हेल्दी कैसे बने, स्वस्थ कैसे बने, ये स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर आपको हर रोज बताते हैं। सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव रोज इंडिया टीवी पर आते हैं, आपको योग सिखाते हैं। लेकिन एक बात आज आपको नोट करनी होगी कि कल स्वामी रामदेव का ये शो 7:15 बजे होगा। सुबह 7:15 पर इंडिया टीवी पर लाइव होगा। और यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि कल बिहार के चुनाव के नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू होंगे, आपका ज्यादा ध्यान उस पर होगा, तो वो हम दिखाएंगे 8 बजे से। लेकिन कल सुबह 7:15 पर आप देख सकते हैं कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। और बिहार में जो चुनाव के नतीजे हैं उनको लेकर राजनीतिक दलों ने क्या तैयारी की है। बिहार में इस बार किसकी सरकार, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार की जनता नीतीश को एक और मौका देगी या 15 साल के बाद आरजेडी की वापसी होगी? सुशासन बाबू के दांव पर बिहार के लोगों ने कितना यकीन किया, या फिर लोग तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर फिदा हो गए? इन सारे सवालों के जवाब कल मिलेंगे और इस वक्त तक तस्वीर साफ हो चुकी होगी। आज की बात में कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी और नीतीश कुमार के संन्यास की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल के दावे कुछ भी हो, हार किसी ने नहीं मानी है। जीत के बाद जश्न की तैयारी दोनों तरफ है। आरजेडी के लोग भी लड्डू बना रहे हैं और बीजेपी के कैंप में भी लड्डू बन रहे हैं। यह बात अलग है कि जोश आरजेडी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा है और यह जोश एग्जिट पोल के नतीजों की वजह से है। एग्जिट पोल के कारण एनडीए के खेमे में थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता बड़े फेरबदल की उम्मीद कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। उन्होंने घर में परिवार वालों के साथ बर्थडे केक काटा। उनके घर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। तमाम नेता फूलों के गुलदस्ते लेकर तेजस्वी को बधाई देने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन तेजस्वी बाहर नहीं आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की नसीहत दी। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा गया
कि आरजेडी के सभी कार्यकर्ता याद रखें, 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करना है। बेवजह आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, दूसरे दलों के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ गलत व्यवहार किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि कल नतीजे उनके पक्ष में होंगे और तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार बन रही है पूरे तरीके से और अभी हम हसनपुर जा रहे हैं, कल काउंटिंग है हमारा और तेजस्वी को हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या कहें? नीतीश कुमार जी की शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट कैसे मान रहे हैं आप? किन कारणों के आधार पर मान रहे हैं? हम कहाँ मान रहे हैं एग्जिट पोल को? हम तो जनता का भरोसा है, जनता का प्रेम है। जनता इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को तो खुद रिपोर्ट कार्ड कल जनता देने जा रहा है। पहला तो बेरोजगारी है पूरे तरीके से, पलायन है लोग किस तरीके से 15 साल को अंधकार में डालने का काम हुआ। और नीतीश कुमार जी कितने घोटाले करके बैठे हुए हैं। रोजगार के नाम पर इन लोगों ने ठगने का काम किया, स्टूडेंट को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं। सरकार बन रही है क्या? 10 लाख तेजस्वी जी रोजगार देंगे, 10 लाख। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप का कॉन्फिडेंस आपने देखा। इसी तरह का आत्मविश्वास आरजेडी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। अनंत सिंह जेल में है, जेल में रहकर मोकामा से चुनाव लड़े। उन्हें जीत का पूरा भरोसा है, इसलिए उनके घर में 15-20 हजार लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है। क्योंकि अनंत सिंह जेल में है, इसलिए जश्न की तैयारियां अनंत सिंह की वाइफ की देखरेख में हो रही हैं। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सरकार बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आप देखिए, ये अनंत सिंह का घर है। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके घर पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। कई तरह की मिठाइयां बन रही है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता, कि एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वैसा ही होने वाला है। और इसको लेकर घरों पर तैयारियां कितने बड़े स्तर पर हो, आप देखिए। ये जो आपको दूध दिखाई दे रहा है, मिठाइयों की तैयारी है। क्या पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो एग्जिट पोल में है वैसा ही होगा, तभी तो इतनी बड़ी तैयारी? देखिए, विधायक जी का तो तैयारी हर समय रहता है। हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि जनता हम लोग के साथ रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, अकेले कितने लोगों को पानी पिला दिए। वो जनता जो है सो कि उनके साथ था। और कल जो है सो कि महागठबंधन की जो रिजल्ट आएगी ना सर, वो सारे लोग जो विरोधी लोग देख के हतप्रभ हो जाएंगे। क्या बनवा रहे हैं आप लोग? यहाँ तो मिठाई बन रहा है, आपको पनीर का सब्जी बन रहा है, पूरी बन रहा है, पुलाव बन रहा है, रतोबा बन रहा है और भी तरह तरह के व्यंजन हैं जो बन रहे हैं। तो पूरी तरह आश्वस्त हैं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता और इसलिए जश्न की तैयारियां चल रही हैं। और ये सब मानकर चल रहे हैं कि काउंटिंग तो सिर्फ एक औपचारिकता होगी, जो नतीजे हैं वो बिल्कुल तय हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन हार जीत का फैसला तो कल सुबह 8 बजे से सिलसिला शुरू होगा जब ईवीएम खुलेगी। इसलिए एनडीए ने भी फिलहाल हार नहीं मानी है। जीत के जश्न की तैयारी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बनवा रहे हैं। जीत के बाद पटना के लोगों को लड्डू बांटने की तैयारी की गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार बनी तो बहुत अच्छा, वरना पटना साहब सीट से नंदकिशोर यादव की जीत तो पक्की है, लड्डू बर्बाद नहीं जाएंगे। हालांकि हार जीत के बारे में आज बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू के नेता केसी त्यागी हो या अजय आलो, सबने कहा कल तक इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जो 15 साल तक नीतीश जी के नेतृत्व में हमने संवारने का काम किया है, उसमें किसी भी प्रकार के आरोप नीतीश कुमार जी पे उस समय नहीं लगे हैं, छोड़ के पिछले 10 दिनों को। 10 दिनों में वो दुनिया के सबसे खराब आदमी हैं। 10 दिन पहले उनसे बढ़िया धरती पे कोई नहीं था। लेकिन जनता है, उसका हर फैसला सर माथे पर है। लेकिन बिहार की जनता के विवेक पर, कौशल पर हमें विश्वास है कि वो पुनः उजाले से अंधे युग की तरफ बिहार को नहीं ले जाएंगे
और कल के नतीजे सबके लिए चौंकाने वाले होंगे जब जनता एक बार पुनः एनडीए के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करेगी। दूसरा, महिलाओं की संख्या है। पिछली बार 7% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया और वो गूंगी, बहरी, पीड़ित जो महिलाएं हैं वो चुपचाप जाकर के एनडीए को वोट करके आई हैं। उनकी तादाद आधी आबादी से भी ज़्यादा है। बहुत आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? कोई होटल में रुक रहा है, कोई पैसा रुपया लेके आ रहा है। कहाँ कौन चक्कर में पड़े हुए हैं? कितने रिलैक्स है? जा रहे हैं सोने। कल सुबह काउंटिंग में बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार कल बनेगी। जनता का जनादेश सर आंखों पर रहेगा। बिहार के चुनाव पर मेरे लिए इस बार कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरोना के पाबंदियों की वजह से न तो वहां जाने का मौका मिला और न बिहार के लोगों से खुलकर बात करने का। इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ती दिखाई दी, लेकिन नरेंद्र मोदी का कैंपेन गेम चेंजर दिखाई दिया। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, इस बार ज्यादातर पोल तेजस्वी यादव की सरकार बनाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि 2015 के बिहार के चुनाव में इसी तरह एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे थे और वो गलत साबित हुए थे। कल सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो लगता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव के रुझान, चुनाव के नतीजे आपको दिखाने के लिए इंडिया टीवी ने काफी तैयारी की है, ताकि घर बैठे आराम से, बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से बिहार चुनाव के नतीजे आप तक पहुंच जाएं। काउंटिंग डे की स्पेशल कवरेज कल सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के बाई इलेक्शन के नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस को चिंता है, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान को परेशान करने वाली एक और खबर आई। इस दिल दहलाने वाली खबर की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर यकीन नहीं हुआ। हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक शख्स को 5,000 रुपए के कर्ज के लिए जिंदा जला दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि एक आदिवासी व्यक्ति ने गांव के ही साहूकार से 3 साल पहले 5,000 का कर्ज लिया था। इसके बदले में वो साहूकार के खेतों में 3 साल से बिना तनख्वाह के, बिना मजदूरी के काम कर रहा था। साहूकार ने उसे बंधुआ मजदूर बनाया हुआ था, लेकिन 3 साल में भी जब कर्ज का 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, सारी मजदूरी सिर्फ ब्याज में चली गई, तो उसने मजदूरी करने से इनकार कर दिया। साहूकार को ये बात नागवार गुजरी। उसने गांव में सबके सामने कर्ज लेने वाले गरीब आदिवासी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिंदा जला दिया। मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले के उकावत खुर्द गांव का है। जिस आदिवासी नौजवान को जिंदा जलाया उसका नाम था विजय सहरिया, और जिस दबंग ने 5,000 रुपए के बदले में 3 साल से बंधुआ मजदूरी कराने के बाद विजय सहरिया को जिंदा जला दिया, उसका नाम है राधेश्याम लोधा। विजय की गलती इतनी थी कि उसने काम के बदले मेहनताना मांगा। राधेश्याम ने मजदूरी देने से इनकार कर दिया, तो विजय ने काम करने से मना कर दिया। बस इसके बाद राधेश्याम लोधा ने विजय को गांव के मंदिर के पास बुलाया और दिन दहाड़े सरेआम विजय के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। विजय के परिवार में पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी सुध-बुध खो बैठी है, बस बार बार कहती है कि मेरे पति को जिंदा जला दिया, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए मार डाला, मेरे बच्चों का क्या होगा। रो रो कर उसकी आंखें पथरा गई हैं, न रोती है न चिल्लाती है, बस बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बैठी रहती है। आज जैसे इस घटना की जानकारी मिली तो अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से गुना पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मेरा है ना, उसको आरोपी को उनका है ना कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा मोड़ा बहुत तड़पा, 5 साल से बंदा मजदूर रखता हो, जिसने अपराध किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। 2 बजे फोन करके बुलाया, कहा पानी फेरेंगे। राधेश्याम लोधा ने 5,000 रुपए के बर्तन चिमनी को तेल डाल के बहुत जोर से जला दिया। क्या 5,000 रुपया लिए थे? 5,000 के बर्तन, 5,000 लाए। 3 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से उन्हीं के घर काम कर रहे हैं। उनके घर काम 3 साल बंद मजदूरी।
गदूला भी खेत पे ही रहते, दिन रात पानी फेर रहा था, दिन रात आजा पानी फेरेंगे, फोन कर कर, रोटी भी नहीं खाते, रोटी खाते में फोन कर कर बुला लो, हम मंदिर के आगे जला था, फांसी चाहिए बात, ने पूरा न्याय मिलेगा, अपराधी को सजा मिलेगी, न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदना दिखाई, पीड़ित परिवार की बात बड़े संयम से सुनी, मरने वाले विजय सहरे की पत्नी से बात की, दिलासा दिया, कहा दिल दहलाने वाली घटना है, हत्यारों को पकड़ लिया गया है, उसे अदालत सजा देगी, इस परिवार का जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सरकार विजय के परिवार का ख्याल रखेगी। आवास कच्चा ही है इनका, अभी आवास कच्चा, आवास पर नाम है सर, तुरंत कर दो, पक्का मकान बनेगा। संबल का भी कर दो, संबल का 4 लाख का प्रॉब्लम बन गया, संबल में पूरे संबल पर पूरा हो जाएगा। दोनों बच्चों को पढ़ाना है, ये तो अभी तो भेजेंगे नहीं बाहर, अभी तो गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे। कौन सी क्लास में? ये आंगनबाड़ी में, अभी तो छोटे हैं तो घर पर ही पढ़ेंगे, फिर कि आश्रमशाला में करा दें बेटी, बच्चे को पास से रखोगे, आश्रमशाला में पढ़वाने भेजेंगे। मैडम पूरे 60 कल्याणी का प्रकरण बन जाए, आपके मकान इनका बन जाए पूरा, फिर वो तय कर लिया अपन ने कि इनको अभी फिलहाल गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था हो जाए, अब पोषण 1000 महीना मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत गुना पहुंचकर परिवार से बात की, मदद का भरोसा दिया, लेकिन बात एक परिवार की नहीं है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने गांव वालों से बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। गांव वाले कह रहे थे कि हर गरीब का यहां यही हाल है। लोगों ने बताया कि ज्यादातर लोग बंधुआ मजदूरी करते हैं, क्योंकि एक बार जिसने कर्ज लिया वो हमेशा के लिए गुलाम हो गया, कर्ज कभी नहीं उतरता। हर गांव में बंधुआ मजदूरी है, किसी के ऊपर 50,000, किसी के 60,000, और क्या हर गांव में। उनको लाने बस पेट भराई हो जाए, काम करते रहो दिन रात, काम करते रहो, और क्या। गांव में ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं? हाँ वो है नहीं, गांव में है मजदूर, बंधुआ मजदूरी कर रहे जी, अभी भी है, अभी भी है, और यहाँ के लोग बहुत दमंग है। हाँ। अच्छा, इसी वजह से मजदूरी करनी पड़ती? हाँ, इसी वजह से मजदूरी करनी पड़ती है। अब ये सवाल लाजमी है कि शिवराज सिंह चौहान एक गरीब परिवार की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दबंगों ने ज्यादातर गांव वालों को कर्ज देकर गुलाम बनाया हुआ है तो सरकार किस किस की मदद करेगी, कैसे करेगी? ये सवाल अनुराग अमिताभ ने शिवराज सिंह से पूछा। आदिवासियों का जो कर्जा है जो सूदखोर से पैसा लेते हैं, हमने पिछले विधानसभा के सत्र में ही ये कानून बना दिया था कि वो सारा कर्जा माफ। अब कोई इस कर्जे की वसूली नहीं कर सकेगा, और कोई प्रयास करेगा तो 3 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है। सारे कलेक्टर एसपी को ये निर्देश जा रहे हैं कि इसको तत्काल, क्योंकि अभी अभी हमने किया था इसको कोविड के समय, इसका पालन सुनिश्चित कराएं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रॉब्लम को समझा, कानून बनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से तो काम नहीं चलेगा। कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए, और लोगों को कानून के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें हमने कुछ साल पहले महाराष्ट्र में देखी थी। उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं हुआ। इसलिए जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, कानून के बारे में लोगों के में जागरूकता नहीं होगी, और जब तक सरकारी मशीनरी कानून को सख्ती से लागू नहीं करेगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। मुझे यकीन है कि शिवराज सिंह चौहान गरीबों को दबंगों से, साहूकारों से बचाने के लिए जो कानून बनाया उसका सख्ती से पालन करवाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में आजकल प्रशासन कितनी सख्ती से एक्शन ले रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें आज आई हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को अच्छे वक्त का आशीर्वाद देने वाले कंप्यूटर बाबा का अपना ही बुरा वक्त आ गया है। जब उनका वक्त अच्छा था तो कंप्यूटर बाबा ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, आश्रम बनवा लिए, गेस्ट हाउस बनवा लिए। अब वक्त बदल गया, जिस जमीन पर कब्जा किया था उसे सरकारी मशीनरी खाली करवा दी। इंदौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमों ने आज कंप्यूटर बाबा के खिलाफ 2 जगह कार्रवाई की। पहले कंप्यूटर बाबा के कब्जे से 20,000 स्क्वायर फीट जमीन छुड़वाई,
फिर अंबिकापुरी एक्सटेंशन में कार्रवाई हुई, जहां गार्डन की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। इस जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। इससे पहले कल कंप्यूटर बाबा की एक और अवैध प्रॉपर्टी पर सरकारी बुलडोजर चला था। कंप्यूटर बाबा पर गौशाला की 46 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप है। कल प्रशासन की टीम ने 80 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा छुड़ाया। कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम से हथियार, कई और जमीनों के कागजात और कई बैंक्स की डिटेल मिली। एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को जेल भेज दिया। कांग्रेस के कई नेता आज कंप्यूटर बाबा से मिलने जेल पहुंचे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने भी जेल में बाबा से मुलाकात की। जीतू पटवारी हो या कंप्यूटर बाबा, सब चाहते हैं कि कल बाई इलेक्शन के नतीजे राहत देने वाले हों। 28 सीटों में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीते, जिससे शिवराज की सरकार कमजोर हो। लेकिन उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये तो कल पता चलेगा। कल मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के नतीजे भी आएंगे। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये भी कल तय हो जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दूं, कल बिहार का रिजल्ट आना है, इसलिए हमने अपने स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव केसांग में टाइम में परिवर्तन किया है। सुबह स्वामी रामदेव कल सुबह 7:15 बजे आपको योग सिखाएंगे और ये बदलाव बिहार के चुनाव के नतीजों को देखकर किया गया, इसलिए कल सुबह 7:15 पर देखिए कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। लेकिन कल की सबसे बड़ी खबर बिहार के नतीजे होंगे। बिहार में तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा या फिर नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनेगी। इंडिया टीवी ने अब तक बिहार के नतीजे सबसे तेज तरीके से दिखाने का इंतजाम किया है। 243 सीटों में सबसे ताज़ा इंफॉर्मेशन आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले पहुंच जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। काउंटिंग डे की स्पेशल कवरेज सुबह 6 बजे शुरू होगी, तो जरूर देखिए अब की बार किसका बिहार, कल सुबह 6 बजे से। बिहार के नतीजे तो कल आने वाले, लेकिन काउंटिंग से पहले पोस्ट सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टीवी की टीम ने एक-एक सीट को एनालाइज किया है।